हमको इशारा करिए मुझे। सही हो? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं हमारा टीमल यादव यूट्यूब चैनल। हमारा ये दूसरा ब्लॉग है। आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मैं अपने ब्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा विदेश जाने के संबंध में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का हमने ब्लॉग तो चालू किया है, लेकिन बहुत सारी बातें ये ऐसी आ जाती हैं कि आखिर आदमी इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बर का, एसी टेक्नीशियन का, मैकेनिकल का, सिविल का काम जो भी सीखता है, करता है, पढ़ता है, अपने जीवन में जो भी स्किल डेवलप करता है, वो स्किल डेवलप करने के बाद में वो काम क्या करेगा भैया? यदि वो कुछ कमा ना पाए अच्छा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमारे इंडिया में जो है सभी जानते हैं कि सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता है। यदि आप इंडिया में कहीं बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे आप मिस्त्री हैं, बहुत अच्छे कारीगर हैं, तो इसमें आपको बहुत पैसा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा पैसा विदेशों में है। जैसे कि आप दुबई चले जाते हैं, सऊदी चले जाते हैं, ओमान चले जाते हैं, मस्कट चले जाते हैं, बहरीन चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, तो सभी जानते हैं जो विदेशी होते हैं, जो विदेश कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक अपना राय आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम जो है विदेश से अपना रिटर्न आ चुके हैं और साथ में हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है विदेश का। मैं दुबई में भी 2 साल रहा हूँ, सऊदी में भी 2 साल रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बल पे मुंबई से इंटरव्यू दे के गया था। तो हमारे गांव देहात में या फिर जो भी छोटे बड़े शहर हैं अपना, इसमें लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि हम विदेश भी जाएं तो कैसे जाएं। तो विदेश जाने के लिए उनको कोई ना तो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है, ना उनको उसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे इंटरव्यू होता है, किस ऑफिस पे जाएं कि हमारा इंटरव्यू अच्छे से हो, कौन सी ऑफिस अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं विदेश जा चुका हूँ, तो हमारे पास में उन ऑफिसों से मैसेज आता है, और बहुत सारे मुंबई के ऑफिसों से मैसेज आता है जिसमें हमने अपना बायोडाटा अप्लाई किया था। तो हमने जो भी है सभी खास करके जानकारी अच्छा था, तो अच्छे ऑफिसों को हमने ढूंढ पाया और अच्छे ऑफिसों में हमने अपना बायोडाटा अप्लाई किया। तो हमें हर हफ्ते अच्छे ऑफिसों से मैसेज आ जाता है कि इस देश के लिए इतनी वैकेंसी आई है, इस कंपनी की आई है, इस काम की आई है, और कंपनी का और ऑफिस का एड्रेस क्या है, ऑफिस का ईमेल नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चल जाती हैं। तो यदि आप विदेश जाने से संबंधित आप इंटरेस्टेड हैं और यदि आपको जानकारी भी चाहिए, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यदि जानने का आप कोशिश करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट में हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ही मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि फिर यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें इसके बारे में बताने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं समझ में आएगा। तो आज के हम टॉपिक पे, जैसे कि पिछले टॉपिक में पहले ब्लॉग में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक का आविष्कार, खोज किसने किया था, इलेक्ट्रिक कितने प्रकार की होती है और किस तरह उसका प्रवाह होता है। लेकिन इस ब्लॉग में हमसे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि भैया अशोक भाई बना रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इतिहास, पूरा हिस्ट्री भैया, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कब खोज हुआ था, किसने किया था, कब कैसे किया था। तो पहली बात हम करते हैं, पहले मैं आपको डेट लिख देता हूँ। आपको ये चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में मैं पूरा लिख के दे दूंगा, जिसका मैं एक शॉर्ट इस पर लगा दूंगा, आप इसमें देख सकेंगे। उसको ना हो तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको जब एक डॉक्यूमेंट के तौर पे मिल जाएगा। तो आइए मैं इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला डेट आता है बिजली के इतिहास में 600 BC, 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब कि जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से ही जो ये हमारा सन 2022 चल रहा है। आज का डेट हमारा जो है 6 नवंबर 2022 है। तो 6 नवंबर 2022 है, तो 2022 साल
के बाद में पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व की ये कहानी है। 600 ईसा वर्ष पूर्व जो यूनान के थेल्स नाम के भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका बिजली शब्द का और विद्युत शब्द का उपयोग किया था, उसका खोज किया था। तो इसको हम आविष्कार नहीं कह रहे हैं। आविष्कार इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो विद्युत है, बिजली है, ये हमारे प्राकृतिक में पहले से ही मौजूद है। इसको आप आकाश में देख सकते हैं, बादलों में देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये कितनी पावरफुल होती है, कितना वोल्टेज होता है, कितना एम्पियर होता है। ये सब सारी बातें जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। तो पहला शुरुआत में पहले डेट से करता हूँ। 600 ईसा पूर्व जो थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, ये यूनान के रहने वाले थे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आज के डेट में वो ग्रीक के नाम से वो देश जाना जाता है। तो ग्रीक में जो थेल्स नाम के भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले चीड़ के पेड़ से उसका सड़ा हुआ रस या उसको गूंद कहें या उसको तेलीय पदार्थ कहें, उन्होंने उसको कपड़े पे बहुत ज़्यादा एक बार रगड़ा था। तो रगड़ने के बाद में उनको आभास ये हुआ कि जिस कपड़े पे हमने ये चीड़ के पेड़ का सड़ा हुआ रस या गूंद को हमने रगड़ा है, वो सूखे पत्ते के छोटे टुकड़ों को वो आकर्षित कर रही है, हल्के पंखों को आकर्षित कर रही है। तो उसको, इस प्रक्रिया को उसने एम्बर नाम दिया था। तो जो एम्बर नाम दिया था, आज के डेट में वो ग्रीक में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो है ये आगे चल के आपको बिजली के रूप में इस्तेमाल हुआ, विद्युत के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो जो उन्होंने थेल्स नाम के जो भौतिक वैज्ञानिक थे, वो जो चीड़ के पेड़ का जो रस था कपड़े पे रगड़ा था, जिससे आवेश पैदा हुआ, और जब उसने सूखे पत्तों को, पंखों को आकर्षित करने लगा, तो उस प्रक्रिया को वो घर्षण की वजह से हुआ था। तो उसको उन्होंने घर्षण विद्युत का नाम दिया था। उसके बाद में आपको डेट आता है 1752 का। में संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए के फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बिजली का खोज, विद्युत के बारे में, इन्होंने बादलों में चमकती हुई विद्युत को इन्होंने अपने धरती पे या अपने मुताबिक इन्होंने उतारने का कोशिश किया था। तो इन्होंने खराब मौसम में पतंगबाजी की थी। पतंग इन्होंने उड़ाया था, उसमें चाबी बांधा था। और इसी तरह से जब वो पतंग बहुत आसमान में गई और तो बिजली का जो भी टकराव उस लोहे के छोटे टुकड़े पे हुआ, तो उससे छिटकी हुई चिंगारी को इन्होंने देख के और उसको अपने सिद्धांत बताया कि जो आकाश में, जो बादलों में जो बिजली है, उसी का छोटा रूप चिंगारी जो है, छोटी बिजली है, ये उसी का रूप है। उसके बाद में फिर आया दौर 1800 का। सन 1800 के दौर में एलोसेंड्रो नाम के इटली के वैज्ञानिक थे। तो एलोसेंड्रो जो थे, उन्होंने विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को करा करके पाइकल वोल्टाइक पाइल नाम का एक खोज किया था। तो वोल्टाइक पाइल को आपको मैं बताऊं, ये आधुनिक विद्युत सेल है जो एलोसेंड्रो इनका नाम था एलोसेंड्रो वोल्टा। तो एलोसेंड्रो जो वोल्टा थे, ये वोल्टाइल वोल्टाइक पाइक का खोज किया था। वोल्टाइक पाइक जो था वो आधुनिक विद्युत सेल
आधुनिक विद्युत सेल का खोज किया था। तो इन्होंने विशेष प्रकार के रसायनों का के साथ में अभिक्रिया करा करके इन्होंने वोल्टाइक पाइप जो बनाया था आधुनिक विद्युत सेल, तो उसके माध्यम से बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा का लगातार प्रवाह संभव हो सका। लेकिन अब इस तरह से आपको हम एक और चीज भी बताते चले कि आधुनिक विद्युत सेल यानी बैटरी का जो सिद्धांत है, बैटरी का जो सिद्धांत है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। यानी इस तरह से कहें तो सबसे पहले डीसी करंट का खोज हुआ था। सबसे पहले डीसी करंट का खोज हुआ था। फिर इसके बाद में आपका दौर आता है 1831 का। 1831 में माइकल फैराडे का जमाना ये आया। माइकल फैराडे जो है जिनको हम जानते हैं, ये आधुनिक विद्युत के जन्मदाता हैं। इनको आधुनिक विद्युत का जन्मदाता किस आधार पे कहा जाता है, इसको मैं डिटेल में बताऊं तो आधुनिक विद्युत धारा जैसे कि जो तार की कुंडली होती है, इन्होंने बताया था कि तार की कुंडली के पास में यदि आप कोई चुंबक लेके जाते हैं तो उसमें से प्रवाह उत्पन्न होता है और वो दूसरे सिरे तक जाती है। तो इसी सिद्धांत के आधार पे माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किया था। तो उनके डायनामो में था क्या कि उनके डायनामो में तार की कुंडली के बीच में चुंबक लगाया था और वो चुंबक को घुमाने से विद्युत उत्पन्न हो रहा था, जो आज उसी सिद्धांत के आधार पे आज भी डायनामो बनाया जाता है। तो ये जो सिद्धांत था ये सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने, इसलिए इनको आधुनिक विद्युत का जन्मदाता कहा जाता है। तो जो डायनामो से करंट उत्पन्न होता है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को आज भी हम अपने जीवन में जो आधुनिक मशीनें हैं इसी पे बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको आधुनिक विद्युत का जन्मदाता कहा जाता है। फिर इसके बाद में समय आया थॉमस अल्वा एडिसन का। तो उनका समय था 1880 का दौर। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1800 में बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने 27 जनवरी 1880 में पहला, जैसा कि पहले मैंने पिछले चार्ट में बताया था, 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को पहला बल्ब का पेटेंट दिया था। तो एडिसन और उनकी टीम ने, ऐसा कहा जाता है कि 1880 में ये बल्ब का पेटेंट देने से पहले 1000 बार बल्ब बनाया था और फेल हो गया था। तो 1000 बार असफलताओं के बाद में फाइनली उन्होंने 27 जनवरी 1880 को पहला फिलामेंट बल्ब का पूरी दुनिया के सामने पेटेंट दिया था। इसके बाद दौर आता है 1858 का। तो 1858 में का दौर ये जो है, अमेरिका में इन्होंने, जो भी अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने डायनामो को फाउंटेन से कहें या पहाड़ों से या नदियों से गिरते हुए पानी पे डायनामो को जो 1831 में माइकल फैराडे ने बनाया था, में जो माइकल फैराडे ने डायनामो को बनाया था, 1858 में ये अमेरिका वाले लोग क्या किए थे कि झरने पे डायनामो को
सेट करके और झरने से गिरते हुए पानी से डायनामो को चलाया था। तो इस तरह से 1858 में पहला आपको कहें तो हाइड्रो पावर जनरेटर, पहला हाइड्रो पावर जनरेटर का आविष्कार 1858 में हुआ था। और ये दौर आता है फिर आपका 1867 का, 1867 का। तो 1867 में जो हमारा आधुनिक जो जनरेटर है, ये पहला जनरेटर का आविष्कार 1867 में हुआ था। 1879 का जो दौर आया, तो 1879 में अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो भी चुका था, डीसी करंट का भी खोज हो चुका था, एसी करंट का भी खोज हो चुका था, जनरेटर भी बन चुके थे। और ये 1858 के बाद में जो अमेरिका द्वारा हाइड्रो पावर जनरेटर का जो गिरते हुए पानी पे डायनामो को चला के और हाइड्रो पावर जनरेटर जो बनाया गया था, उसके बाद में आपका थर्मल पावर जनरेटर, तमाम तरह के ऐसे प्लांट वगैरह बनने स्टार्ट हो गए। और दुनिया में सबसे पहले बार 1831 के बाद में ही तकनीकी के रूप में माइकल फैराडे द्वारा बनाए गए डायनामो का इस्तेमाल होने लगा। तो सब कुछ बन जाने के बाद में अब बात आती है कि भैया हम भारत में रहते हैं, हमारे भारत में बिजली कब आई थी? तो आइए आपको बताते हैं। 1879 में भारत में कोलकाता में फ्लेरी एंड कंपनी, हालांकि 1879 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय जानते ही हैं ब्रिटिशर जो थे हमारे देश पे राज्य कर रहे थे, तो वो अपनी सुविधा के लिए पूरे यहाँ पे हमारे देश में कॉलोनी बसा रखे थे। तो जैसे ही ये 1858 में हाइड्रो पावर जनरेटर बना और 1867 में जनरेटर जो बन चुका था, तो इससे पहले इसके बाद में 1879 में कोलकाता में अंग्रेजों की कंपनी थी फ्लेरी एंड कंपनी, जो हमारे भारत में पहली बार बिजली लेके आई थी। लेकिन बिजली लेके आने के बाद में ये बिजली का जो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1880 में, आपको बताते चले कि 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने जो पहला बल्ब का पेटेंट दिया था और उनकी टीम ने, तो उनकी टीम के बाद 1880 के बाद में 1881 में तुरंत ही 1881 में ये एडिसन के टीम द्वारा बनाए बल्ब को 1881 में पहली बार भारत में जलाया गया था। पहली बार भारत में 1881 में जलाया गया था। 1881 के बाद में आपका समय जो आता है 1897 का। 1897 जो है, ये 1881 में पहला बल्ब जो है भारत में जलाया गया था। भारत में पहली बार 1881 में बल्ब जलाया गया था। और 1897 में कोलकाता में कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन का स्थापना 1897 में हुआ था। फिर उसके बाद में समय आया 1902 का। 1902 में मैसूर में पहला
पहली बार डायनामो को पहली बार डायनामो को पानी से चलाया गया था। जैसे कि अमेरिका वालों ने जो चलाया था ये झरने से या फिर गिरते हुए पानी के माध्यम से, तो वैसे मैसूर में भी 1902 में पहला जो बिजली का उत्पादन हुआ था ये पानी से हुआ था। और फिर जो समय आया 1905 का, तो 1905 में पहली बार दिल्ली में जो बिजली का उत्पादन हुआ वो डीजल से हुआ था, डीजल से हुआ था। तो ये बिजली का इतिहास स्टार्टिंग से लेके और हमारे देश में कब आया था अब तक का है। और ये जो आज तक भी हमारे देश में अधिकतर जो बिजली का उत्पादन होता है वो डीजल से और कोयले से भी होता है। तो जैसा कि ये बिजली का अपना इतिहास रहा। फिर हम बात करते हैं कि आपको जो बिजली उत्पन्न हो, जो मैंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में कहा था कि बिजली का खोज उत्पन्न नहीं हुई थी, बिजली का खोज हुआ था। बिजली हमारे पर्यावरण में पहले से ही मौजूद है। तो जो बिजली पर्यावरण में पहले से मौजूद है वो बादलों में होती है। बादलों वाली जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली, वो कम से कम जो होती है वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है। कम से कम 10 करोड़ वोल्ट की होती है। और एम्पियर में कहें तो 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर। और इसमें टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब भैया होता है सूर्य से 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर। और आपको बताते चले कि हमारे जो रेलवे द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रेनों को चलाने में, वो 25,000 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ वोल्ट और कहाँ 25,000 वोल्ट, बहुत अंतर है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है ये 220 वोल्ट आती है, आपका 50 से 60 हर्ट्ज में आती है। 50 से 60 हर्ट्ज का मतलब होता है कि ये 1 मिनट में 50 से 60 बार ये अपनी तरंग को बदलती है। 1 सेकंड में, सॉरी मिनट मैंने वो कहा है तो ये गलत है, सेकंड में, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज होता है अपने घर की बिजली का। तो 220 वोल्ट होता है और 50 से 60 हर्ट्ज होता है। रेलवे द्वारा यूज की जाने वाली बिजली जो होती है वो 25,000 वोल्ट की होती है। तो ये हमारा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का बिजली का इतिहास है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आप बिजली का काम जानते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन है या ड्राइवर हैं या मैकेनिक हैं या फिर प्लम्बर हैं या स्टील फिक्सर हैं या जो भी अपने आपका स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी ट्रेड है, तो उस ट्रेड से आदमी क्या कर सकता है। तो पहले बताया था कि विदेश जाने के संबंध में यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको जो भी जेन्युइन ऑफिस हैं, जो भी अच्छे ऑफिस हैं, मैं उनका अपने अगले वीडियो में उसके बारे में सारी डिटेल बताता जाऊंगा। यदि आपका कमेंट आया अच्छा तो, क्योंकि इसके बारे में यदि आपको चाहिए तो आप बताइए कि हाँ अशोक जी हमें गल्फ वैकेंसी के बारे में, विदेश वैकेंसी के बारे में अपनी वीडियो में भी बताते चले। तो इसके लिए मैं एक अलग से क्या कहें तो ब्लॉग बना लेंगे जिसमें किस देश की वैकेंसी आई है, किस काम की वैकेंसी आई है, किस किस काम की कितना ज़्यादा आई है और कितना उनका सैलरी होगा और ऑफिस का नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल नंबर क्या है, और विदेश जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटों का आवश्यकता होता है, वो कैसे बनते हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, लगभग पैसा कितना लगता है, ये सारी जो भी है जेन्युइन जो ऑफिसें हैं, जो भी अच्छे ऑफिसें हैं, तो उनके बारे में हमें मैसेज आ जाता है। तो आपके कहने से मैं अगले वीडियो में उसका डिटेल आपको भी शेयर करता रहूँगा। और ये हमारा जो चैनल है टीमल यादव, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश में लिखिएगा TIMAL, टीमल यादव।
तो इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे ब्लॉग में यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को हमारा जो है 2 मिनट 4 मिनट ऐसे देख के नहीं हटें, पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा कुछ है आपके लिए। हमने आपको बताने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है, और ये सब सारी जानकारी है जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में 25 से 30 हज़ार रुपया देने के बाद में मिलती है, जो हम आपको एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। तो इसका आप कृपया आप ध्यान रखिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी अच्छा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फेसबुक से, व्हाट्सएप से। आपको हमारा ये ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो है ये आप बताइएगा यदि आपको गल्फ जॉब वैकेंसी वगैरह के बारे में इंटरेस्ट है, तो अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। धन्यवाद आपका। ये जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल क्लोजली जूम करके, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये पहला पेज इस वीडियो में मैं स्पेशली अपने कुछ भैया लोगों का और कुछ दोस्तों का मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो मेरे वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था, अपने व्हाट्सएप से शेयर किया था। वैसे जो फेसबुक से शेयर किए हैं उनका तो मैं देख ले रहा हूँ, लेकिन जो व्हाट्सएप से अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे मैं तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं उन सभी लोगों का अपने हृदय के गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो मेरे इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इसमें मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, जैसे राकेश कुमार राय जी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ में उन्होंने पढ़ाई किया था, और वो सत्येंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो राकेश सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे इस ब्लॉग को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। साथ में दूसरे हमारे मित्र हैं गणपत रमापति राय जी, जो हमारे ये विदेश में दोस्त रहे हैं। तो हम दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं। तो उन्होंने भी हमारे इस ब्लॉग को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है, तो गणपत भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगले हमारे जो शेयर करने वाले हमारे भैया हैं, निशानी यादव जी, जो हमारे गांव के ही हैं। तो भैया ने भी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा अशोक, आप सभी को पूरा देखना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरह युवाओं को सबको अपने ज्ञान से प्रकाशित करना चाहिए। तो निशानी भैया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे इस ब्लॉग को इस ज्ञान के मायने को उन्होंने समझा और इसको अपने लोगों में, अपने चाहने वालों के लिए इसको प्रकाशित किया। तो निशानी भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगले जो हैं चंद्रजीत भैया हैं, चंद्रजीत यादव जी, जो हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया था, तो उन्होंने भी इस ज्ञान के महत्व को समझा है, इस ब्लॉग को, क्योंकि सच में बात यही है कि यदि आप कहीं इस के ज्ञान को लेने जाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया फीस देना पड़ता है। जो मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो हर किसी को ये देखना चाहिए। तो चंद्रजीत यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो आपने अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। और तीसरे और अगले जो हैं ये राजकिशोर भैया हैं। राजकिशोर भैया का एक भैया छोटे भाई हैं ब्रिजकिशोर भैया, उनका देहांत हो गया ये छठ पूजा के दिन ही। तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि भैया का अभी उम्र ही क्या था। भैया अभी मुश्किल से मुश्किल 40 वर्ष के आसपास में थे, 40 या 42। तो भैया के साथ में भगवान ने ये अच्छा नहीं किया, तो ये बहुत दुख की बात है। इसमें दुख का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि परिवार में और दोस्त मित्रत्वों में कितना बड़ा दुख ठेस पहुंचा है। भगवान ने अच्छा नहीं किया। तो राजकिशोर भैया ने भी हमारा जो है ये अकाउंट हमारे इस ब्लॉग को अपने आईडी से शेयर किया है। तो राजकिशोर भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से मैं चाहूँगा सभी अपने दोस्तों को, अपने सभी मित्रों को
कि जिनको भी अच्छा लगता है इस ब्लॉग को अपने फेसबुक अकाउंट से, व्हाट्सएप से, जो भी ग्रुप है शेयर करें, ताकि आपके वजह से हमें कुछ सपोर्ट मिले। तो मैं अगले ब्लॉग में इससे भी अच्छी और जानकारियाँ लेके आता रहूँगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो मैंने कहा था कि विदेश की वैकेंसी के बारे में, तो जो भी वैकेंसी आती हैं, यदि आप मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देते हैं तो मैं इसके बारे में अगले सेशन में ज़रूर शामिल करूँगा। धन्यवाद। आपका भी दिन शुभ रहे। नमस्कार।